वोरा जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अनिल जी आपके पास आता हूँ। अ, भारत में वही हो रहा है जो इज़राइल में हो रहा है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। इज़राइल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रैंगुलेट करने की एक प्रस्ताव था, पास कर दिया गया कि हम किसी भी उनके जजमेंट को उठाकर बाहर फेंक सकते हैं और उन्हें हमारे लेजिस्लेशन के किसी भी प्रस्ताव को जो पास किया उसको चैलेंज करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानियों में और ज्यूज में एक फर्क होता है। उन्होंने पास तो करवा लिया और उसके बाद यार लैपिड जो उनके मेन अपोजिशन वाले थे, बोले आप मिस्टर नेतन्याहू आप बच नहीं पाएंगे, आपने पास जरूर करवा लिया है, आप उसको लागू करवा के दिखाइए। और उसकी सड़कों पर जो लोग उतरे हैं, इजराइल की सड़कों पर ऑल टाइम हिस्ट्री बनी है साहब। शनिवार के दिन 5 लाख लोग तेल अवीव की सड़कों पर थे और उसे देखकर ऊपर से फिर संकेत आने शुरू हो गए कि नहीं, हम अपने प्रस्तावों पर दोबारा विचार करेंगे। इजराइल के अंदर 5 लाख लोग बहुत बड़ी संख्या होती है सर, उनकी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे पता लगता है कि वो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। लेकिन भारत में आप जितना हरारी जी, हरारी जैसा राइटर भी उस पे था और उसने भी चैलेंज किया है सरकार को। वही नहीं, उनकी आर्मी के जो फाइटर पायलट्स हैं, उन्होंने कह दिया है कि वी आर नॉट कमिंग एंड ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। हिम्मत देखिए, जो वर्किंग पायलट्स हैं वो कह रहे हैं, जो आर्मी के कमांडर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते यहां पर। ये चीजें हो रही हैं वहां पर। दिनेश जी, इजराइल और भारत में एक और फर्क है। इजराइल में राइट विंग होने के बावजूद वहां पर राइट विंग को कभी फुल मेजोरिटी नहीं मिलती है, उनको कोएलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ता है। उसका एक हमारे जैसा कारण नहीं है, है हमारे। उसका एक जी। कारण है सर, उसका एक कारण है। वहां पर जितने वोट मिलते हैं उस हिसाब से सीटें मिलती हैं। वहां पर ऐसा नहीं कि 37% वोट मिले तो आप विक्टोरियस हो गए, नहीं। अगर आपके पास सभी पार्टियों को मिला के 100% वोट है तो आपको 20% वोट है तो 20% सीटें मिलेंगी, 30% वोट है 30% सीटें मिलेंगी। ये वहां की डेमोक्रेसी है सर वहां पर। तो अनिल जी, जी मैं जी। मेरा प्रश्न ये था कि जो राहुल कह रहे हैं, हो सकता है उसमें भी कुछ खामियां होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं और जिस ढंग से उपहास करते हैं, इस ढंग का उपहास भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री नहीं करता कि दूसरों को एक किस्म से एकदम नॉन एंटिटी बना के छोड़ देते हैं। भाई बाकी सारे लोग भी पढ़े लिखे थे, आईआईटी बनाए हैं, आईएम बनाए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनाए, इस भारत का निर्माण किया है। हम सब वहां से निकल कर आए हैं सर, और आज ये हमें सिखा रहे हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ। तो कितना अपमान करोगे सर, अनिल जी? दिनेश जी, वो आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में जो परसेप्शन इज रियलिटी, और जो नैरेटिव बना लेगा, चाहे वो झूठा ही नैरेटिव हो, जीत तो उसकी होगी राजनीति में। और ये मैं विवेक जी ने जो एक दो बिंदु कहे कि राहुल गांधी को अब फैसला ले लेना चाहिए कि क्या वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं या एक राजनेता है। अगर वो राजनेता है तो उनको राजनेता की तरह बिहेव करना चाहिए, और सामाजिक कार्यकर्ता है तो ठीक है, आप पूरे विश्व में घूमिए और अपने जो भी आपके विचार हैं, जैसे राइटर्स होते हैं, लेखक होते हैं, चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, वो व्यक्त करते रहते पूरी दुनिया में घूम करके, वो ठीक है। लेकिन राहुल गांधी ने, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखती है, तो राहुल गांधी को पॉलिटिकली जो करेक्ट चीज होती है, थ्योरेटिकली एथिकली हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट होना एक अलग ही बात होती है। जो पॉलिटिकली करेक्ट हो उस तरह का व्यवहार उनको रखना चाहिए। और इतनी बड़ी जो उन्होंने एक अपनी साख बनाई भारत जोड़ो यात्रा में, और उसके बाद इतने दिन तक फिर वो देश से दूर जा करके उस साख को कहीं ना कहीं उसके ऊपर और बिल्डअप करने के बजाय उसको लूज कर रहे हैं। तो राहुल जी, इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल साफ मन से और जो बातें कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट होना और नैरेटिव बनाना ये राजनीति का एक, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जरूरी हिस्सा है, इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए आपने देखा ना, संत महात्मा राजनीति में नहीं आते, जो असली संत महात्मा होते हैं वो राजनीति से दूर रहते हैं। और जैसे आपने देखा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है, जो मेंबर पार्लियामेंट में शायद भोपाल से, उन्होंने एक बड़ा बेतुका सा बयान दे दिया कि एक विदेशी महिला का पुत्र चाणक्य ने कहा था वो देश का वफादार नहीं हो सकता, राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया।
तो इस तरह की जो नैरेटिव बनाने की कोशिशें होंगी, और आप दिनेश जी इस चीज को मानिए कि सब लोगों पे नहीं, लेकिन कुछ लोगों पे इन बातों का असर पहुंचता है, ये भी एक सच्चाई है। और इसीलिए बीजेपी जो वोट लेती आ रही है, गुजरात में भी जिस तरह से परफॉर्म किया, वो इसीलिए कह के वो परसेप्शन और नैरेटिव बनाने में कामयाब रहते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अगर आप राजनीति में हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो विवेक जी ने भी कही, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ 100% विवेक जी से, कि हमारे देश में डेमोक्रेसी पीछे 4000 साल में हो सकता है छुटपुट 2-4 साल के लिए बीच में कहीं किसी छोटे राजा महाराजा या किसी इलाके में आ गई हो डेमोक्रेसी, लेकिन 4000 साल से जो व्यवस्था, जो जिसको मनुवादी व्यवस्था, जाति व्यवस्था बोला जाता है, उसमें तो 85% लोगों को पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। अगर उनके कान में भी अगर कोई बात चली जाती थी पढ़ाई की या कोई शिक्षा की, तो कान में शीशा पिघाल के डाल दिया जाता था, जीभ काट ली जाती थी अगर वो कुछ बोल दें कोई ज्ञान की बात। तो 85% लोगों को शिक्षा से, दौलत से और राजकाज से दूर रखा गया। वो हथियार भी नहीं चलाना सीख सकते थे कि कहीं बगावत ना कर दे। उनको शिक्षा से भी, क्योंकि उनसे तो मजदूरी का काम लेना था, गुलाम का काम लेना था। और जब हिटलर की मैन कैम्प आपने भी पढ़ी होगी, जो उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, मेरा संघर्ष करके, मीन कैम्प, उसमें उसने साफ लिखा है अपनी आगे की योजना के बारे में कि जब मैं पूरे वर्ल्ड में राज करूंगा तो जर्मन्स के अलावा जो दूसरे लोग होंगे उनको मैं शिक्षा से दूर रखूंगा। जैसे भारतीय कास्ट सिस्टम था, इंडियन कास्ट सिस्टम था, वो भाषा भी नहीं उनको बोलने दूंगा, वो इशारों में बात करेंगे, तो उनको भाषा भी नहीं सीखने दी जाएगी। तो एक ये पूरी व्यवस्था होती है लगातार गुलाम रखने की। तो वो हिटलर ने भारत से ही उस जाति व्यवस्था से वो अपने मीन कैम्प में लिखी हुई है कि मैं आगे ऐसा करूंगा। तो डेमोक्रेसी तो इस देश में कभी रही नहीं है, पिछले 60-70 साल में है। जब यहाँ पे मुगल और ये तमाम जो आक्रामक भी आए, तब भी जाति व्यवस्था यूं की यूं चलती रही, उसमें कोई फर्क नहीं आया। उन्होंने समझौते कर लिए यहाँ का जो सिस्टम था उनसे। दूसरा ये है दिनेश जी, मैंने पिछले दिनों एक पुस्तक पढ़ी थी, पहले भी बहुत पहले कभी पढ़ी थी, आज से 30-40 साल पहले, उसको मैंने दोबारा पढ़ा था। पुस्तक का नाम है 1984। आपने भी जरूर पढ़ी होगी कभी ना कभी। जॉर्ज ऑरवेल की। जॉर्ज ऑरवेल की, जो भारत में ही लेखक था, जो भारत में ही जिसका जन्म हुआ था। और टाइम मैगजीन की जो 100 सबसे टॉप के जो आज तक के नॉवल हैं, उसमें 1984 को माना जाता है जी। और वो एक डिस्टोपियन स्टेट जिसको कहते हैं, कि एक ऐसे काल्पनिक डिस्टोपियन स्टेट की कहानी है जहां तानाशाही, और वहां का जो नेता है उसको बिग ब्रदर कहा जाता है, और उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें देश के हर कोने कोने में लगी हुई हैं, आपके घर के अंदर भी जबरदस्ती लगाई गई हैं। और उन तस्वीरों के नीचे लिखा होता है कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, बड़े भैया आप पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। और वहां का जो कानून है, उस कानून में क्या है कि अगर आपके दिमाग में भी विचार आ गया ना विरोध का, तो भी ये जघन्य अपराध है। क्योंकि विचारों की ताकत, जैसे विक्टर हुगो भी कहते हैं कि अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में, तो वो बड़ी बड़ी फौजें या एटम बम नहीं है, सबसे बड़ी ताकत विचार की ताकत होती है। तो उसने कहा कि विचार भी अगर किसी मन में आ गया, वो यही कहते थे विक्टर ह्यूगो, नो वन कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। उस टाइम हैज कम। कोई बड़ी आर्मीज हो या कोई हथियार हो, वो ताकतवर नहीं है, आइडिया, विचार सबसे ताकतवर है। तो वहां पे वो जो हमारा जो हीरो है, उसका नाम स्मिथ है, उस 1984 में, उससे उसके साथ काम करने वाली एक महिला है, वो प्रेम करने लगती है, और वो जो हीरो है उसके दिमाग में उस तानाशाह के प्रति विद्रोह रहता है थोड़ा। तो उसको ये लगता है कि ये जो सहकर्मी है, जो एक प्रेम का वो कुछ कर रही है, तो वो एक्चुअली में कोई जासूस है जो मेरे विचारों को जानना चाहती है और मेरे नजदीक आकर के मेरे विचार जान लेगी। और उस देश में सबसे बड़ा अपराध, जो सबसे जघन्य अपराध है, वो ये माना जाता है कि विरोध का विचार। घर में टेलीस्क्रीन लगी हुई हैं, वो अब लगातार प्रोपेगेंडा करती रहती हैं, और ना सिर्फ प्रोपेगेंडा करती हैं बल्कि आपकी भी अगर कोई बात आप बोलते हो तो वो भी चली जाती है वापस, उसमें से वो ट्रांसमीटर का भी काम करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का एक भयानक
परिदृश्य 1984 में बनाया गया एक तानाशाही का, तो उस तरह की तानाशाही की तरफ अगर देश बढ़ता है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कंट्रोल किया जाता है, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और बोलना चाहिए, लेकिन जैसा मेरे पैनल पे सभी ने कहा है कि राहुल गांधी को भी स्ट्रेटेजिकली बात करनी चाहिए कि क्या इस देश में चीज चलती है, क्या नहीं चलती, और उस हिसाब से कहीं देखिए, इतनी मेहनत करते हैं सब लोग, बुद्धिजीवी भी हैं जो इस चीज के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बन पाता और परसेप्शन नहीं क्रिएट हो पाती, तो वो सब जीरो हो जाता है सब लोगों का। तो वो भी एक बना रहे तो ये जरूरी है। जी दिनेश जी, मैं दूसरे चक्कर में